हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान की 6 मुख्य विशेषताएं। यानी इससे पहले भी जो हमारा वीडियो हुआ था उसमें हमने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं की स्टडी की थी। यही हमारा टॉपिक चला था। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आईएएस प्री और मेंस के हिसाब से। ठीक है, आईएएस प्री का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और आईएएस मेंस का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप। लेकिन हम आईएएस प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो आप नोट्स बनाते हुए समझते हुए स्टडी करेंगे तो आपकी आईएएस मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और आईएएस प्री की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान की 6 मुख्य विशेषताएं। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो हमारा बना था उसमें भी इस टॉपिक पर स्टडी कर चुके थे। भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं की स्टडी उस वीडियो में की थी। आज जो बाकी रह गई है भारतीय संविधान की 6 मुख्य विशेषताएं, उसकी स्टडी इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की 6 मुख्य विशेषताएं। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे, यानी पॉइंट वार स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो प्री के हिसाब से आप अच्छी तरह से पढ़े, मन लगा के पढ़े और पूरा अपना फोकस करके यहाँ पढ़े, ताकि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो और आप अच्छी तरह से समझ के नोट्स बनाते हुए इसकी स्टडी आप लोग करें। ठीक है, इसमें हमारी जो पहली विशेषताएं हैं, पहली विशेषता वो है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। देखिए, भारतीय संविधान की इस विशेषता में हम ये स्टडी करेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य कौन से हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मूल संविधान में तो केवल मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। मूल संविधान में तो केवल मौलिक अधिकारों की ही व्यवस्था की गई थी। मौलिक अधिकारों की ही व्यवस्था की गई थी, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन, लेकिन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा मूल संविधान में एक नया भाग, मूल संविधान में एक नया भाग, चौथा के जोड़ा गया है और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की 6 मुख्य विशेषताएं। जो बाकी रह गई मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो हमारी विशेषता है वो है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। इसमें हमें सिर्फ विशेषता के बारे में पढ़ना है,
ज़्यादा डीप नहीं जाना, मौलिक अधिकार कौन से होते हैं, मूल कर्तव्य कौन से होते हैं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। लेकिन विशेषता के पॉइंट ऑफ व्यू उसमें क्या स्टडी करेंगे, वो हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो मूल संविधान में तो केवल मौलिक अधिकारों की ही व्यवस्था की गई थी। जो हमारा मूल संविधान है उसमें तो सिर्फ मौलिक अधिकारों को ही बताया गया है। ठीक है, लेकिन जो 42वां संवैधानिक संशोधन है 1976 के द्वारा मूल संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, यानी एक नया भाग ऐड किया गया मूल संविधान में। उस नए भाग का नाम क्या है, चौथा कै। उस नए भाग का नाम है चौथा कै। ठीक है, जोड़ा गया है और इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस जो चौथा कै भाग नया जोड़ा गया है उसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं उसका उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपकी जो विशेषता है वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता है, मुख्य विशेषताओं में। इसमें हम ये देखेंगे, देखिए ज़्यादा डीप नहीं जाना है, नीति निर्देशक तत्व कौन से होते हैं वो इसकी स्टडी हम बाद में करेंगे। लेकिन भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताओं के पॉइंट ऑफ व्यू इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए वो हम यह स्टडी करेंगे। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व में क्या है, भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्लियर। और इन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात नीति निश्चित करने वाले तत्व कहा गया है। अर्थात नीति निश्चित करने वाले तत्व कहा गया है। क्लियर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का विचार भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर। देखिए हमारी जो नेक्स्ट विशेषता है भारतीय संविधान की वो है नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व की क्या डेफिनेशन होती है, वो इसकी स्टडी हम करेंगे और वो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है, भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यानी भारतीय संविधान का जो चौथे अध्याय है उसमें जो शासन संचालन यानी शासन को कैसे संचालित करते हैं उसको संचालन करने के लिए जो मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, इन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। जो मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है उन्हें ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, अर्थात नीति निश्चित करने वाले तत्व कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्लियर। यानी विभिन्न कंट्री के संविधान से हमने कुछ पॉइंट्स या कुछ मैटर लिया है,
उसको हमारे संविधान में ऐड किया है। तो इसमें जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लेकर हमारे संविधान में इसको ऐड किया गया है और इन्हीं को नीति निर्देशक तत्व कहा गया है। क्लियर? नेक्स्ट हमारी जो विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। क्लियर? ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता के पॉइंट ऑफ व्यू कैसे ये इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है? संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की व्याख्याता और रक्षक होने के कारण संविधान की व्याख्याता और रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। ठीक है, क्लियर? देखिए, इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखें, जहां मुझे समझाने की आवश्यकता है वहां मैं आपको समझाऊंगा। जहां आपको सिर्फ पढ़ना है, याद करना है, नोट करना है, वो सिर्फ काम आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आगे देखिए आप, इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक हो जाती है। ठीक है, क्लियर? देखिए, जो हमारी नेक्स्ट विशेषता है भारतीय संविधान की वो ये है स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और ये किस तरह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें देखेंगे विशेषता के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, संघात्मक शासन, देखिए हमारे देश का जो है संघात्मक शासन है। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की व्याख्याता और रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। यानी संविधान की व्याख्याता और रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है, यानी आजाद होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक हो जाती है। यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो आवश्यक हो जाती है। हमारे जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता आवश्यक हो जाती है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट विशेषता है वो है सांप्रदायिक
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वेस्ट मताधिकार का प्रारंभ। क्लियर? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ, ये हमारी भारतीय संविधान की शेष मुख्य विशेषता है। इसको आगे और हम डीप पढ़ेंगे। और आप लोग एक बात का ध्यान रखें, आप लोग नोट्स बनाते हुए, लिखते हुए, फिर समझते हुए स्टडी करें, ताकि आपकी प्री के साथ मेंस की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब इसको आगे हम देखते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। ब्रिटिश शासनकाल में 1909 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश शासनकाल में 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति को लागू किया गया था। लागू किया गया था। क्लियर? जिसने भारत के विभिन्न संप्रदायों को जिसने भारत के विभिन्न संप्रदायों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया। एक दूसरे का विरोधी बना दिया। ठीक है, क्लियर? ये इस विशेषता में आपको ये बताया गया है। जो हमारी विशेषता है वो ये है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अंत और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रिटिश शासनकाल में, जब ब्रिटिश शासनकाल था 1909 के अधिनियम द्वारा, यानी 1909 के अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति को लागू किया गया। एक पद्धति थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पद्धति, उसको लागू किया गया था। ठीक है, जिसने भारत के विभिन्न संप्रदायों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया। जब ये पद्धति लागू की गई तो भारत के जो विभिन्न संप्रदाय थे, यानी विभिन्न धर्म थे, उनको एक दूसरे का विरोधी बना दिया गया। इस विशेषता में आपके यही बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो विशेषता है वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। अब इस एकल नागरिकता में, एकल नागरिकता क्या डेफिनेशन है, क्या विशेषता है, विशेषता के पॉइंट ऑफ व्यू ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ देखेंगे। तो एकल नागरिकता में क्या है, भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन की व्यवस्था, भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन की व्यवस्था, ठीक है, संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है और सामान्यतः की गई है और सामान्यतः ऐसा समझा जाता रहा है कि ऐसा समझा जाता रहा है कि संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। संघ राज्य के
नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। प्रथम संघ की नागरिकता, प्रथम तो है आपकी संघ की नागरिकता, और द्वितीय है आपकी इकाई या राज्य की नागरिकता। इकाई या राज्य की नागरिकता। क्लियर? यूएसए व अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था है। यूएसए व अन्य राज्य में ऐसी व्यवस्था है। क्लियर? देखिए, जो आपकी नेक्स्ट विशेषता है वो है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब एक ही नागरिकता। ठीक है, इसमें क्या आपके बताया गया है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, देखो, भारतीय संविधान के द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो है संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, यानी एक संघ में रहकर कैसे शासन करे उसकी व्यवस्था की गई है। और सामान्यतः ऐसा समझा जाता रहा है कि संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। जो संघ राज्य है उसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा समझा जाता रहा है। संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। इसमें जो प्रथम तो है वो है आपके संघ की नागरिकता। ठीक है, क्लियर? और द्वितीय है आपके इकाई या राज्य की नागरिकता, ये होनी चाहिए। जो हमारे यूएसए है वह अन्य राज्य, उस समय ये राज्य थे, यूएसए है वह अन्य राज्य, उनमें ऐसी व्यवस्था है, एकल नागरिकता की व्यवस्था। क्लियर? अब है हमारी नेक्स्ट विशेषता है सामाजिक समानता की स्थापना। जो भारतीय संविधान की शेष विशेषताएं बच गई है, हम विशेषताओं की स्टडी कर रहे हैं, उसमें जो हमारी शेष विशेषता है वो है सामाजिक समानता की स्थापना है। यानी जो अगली विशेषता है वो है सामाजिक समानता की स्थापना। ठीक है, क्लियर? अब देखिए आप लोग, सामाजिक समानता की स्थापना इसके नाम से स्पष्ट है, यानी समाज में किस तरह से समानता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट विशेषता है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? सामान्यतः संविधानों के द्वारा अपने नागरिकों की सामान्यतः संविधानों के द्वारा अपने नागरिकों की संविधानों के द्वारा अपने नागरिकों की राजनीतिक और कानूनी समानता राजनीतिक और कानूनी समानता या बल दिया जाता है, या राजनीतिक और कानूनी समानता पर बल दिया जाता है। ठीक है, सामाजिक समानता पर नहीं, सामाजिक समानता पर नहीं। क्लियर? लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि
संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में भी सभी नागरिकों की संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में भी सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत, सभी नागरिकों के समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, क्लियर। देखो, जो हमारी नेक्स्ट भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता है वो है सामाजिक समानता की स्थापना। इसके नाम से स्पष्ट है, यानी सामाजिक समानता, समाज में किस तरह से सामाजिक समानता है और फिर उसकी स्थापना कैसे है उसके बारे में इसमें स्टडी है। इसमें क्या बताया गया है, सामान्यतः संविधानों के द्वारा अपने नागरिकों की राजनीतिक और कानूनी समानता पर बल दिया गया है। यानी राजनीतिक और जो कानूनी समानता, कानून में किस तरह से समानता है उस पर बल दिया गया है, उस पर जोर दिया गया है। ठीक है, फिर आगे क्या है इसमें, सामाजिक समानता पर नहीं। क्लियर, यानी कानूनी समानता पर बल दिया गया है, सामाजिक समानता पर नहीं। यानी कानून की दृष्टि से कैसे क्या है उस पर जोर दिया गया है, जो हमारी सामाजिक समानता है उस पर नहीं। ठीक है, क्लियर। लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में भी सभी नागरिकों के समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यानी सभी नागरिकों के जो समानता का सिद्धांत है, ठीक है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। क्लियर, ये तो है आपकी भारतीय संविधान की टोटल विशेषता है, जिसके बारे में हमने एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट स्टडी की है। ठीक है, ये भारतीय संविधान की जो सारी विशेषता है वो यहाँ आपके समाप्त होती है। ओके।